इंसान के जो कर्म होते हैं वह कर्म इंसान के ऊपर आकर एक ना एक दिन पड़ता ज़रूर है, लेकिन इंसान नहीं सोचता वह कर्म पड़ने में कितना टाइम लगेगा। लेकिन जब पड़ता है ना वह सोच पाता है ना कुछ समझ पाता है। आखिर क्या था आज की घटना में, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं, पहली बार आए हुए हैं, तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज यह जो वीडियो है इम्पोर्टेंट होने के नाते काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जाना माना पूर्वी जिला पड़ता है जौनपुर, और उसी ज़िले के रहने वाले एक जाने माने जमींदार सेठ होते हैं। उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी जो होती है ठीक 1 साल पहले इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, लेकिन उनके गांव में उनका मान सम्मान बहुत होता था। भले उनकी उम्र लगभग 54 से 55 साल हो चुका होता है, लेकिन उनके टोटल 2 ही बच्चे होते हैं। एक बेटी होती है सुषमा, जिसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास होती है, और एक बेटा होता है भोलानाथ, जिसकी उम्र लगभग 26 साल के आसपास होता है। लेकिन सुषमा जो होती है ऑलरेडी शादीशुदा थी। उसका जो अपना ससुराल होता है वह ससुराल ठीक मालीपुर के ही करीब ही होता है। सुषमा के वजह से उसके पिता का जो पालन पोषण होता था तो तरीके से हो पाता था। खूबसूरत तरीके से ज़िंदगी जो होता है सुषमा के परिवार का रहकर इधर बीतता भी था। सुषमा कभी अपने मायके रहती, कभी अपने पिता को देखने के लिए जब कभी परेशानी में होते तो अपने ही उस मायके में कुछ दिन ठहर जाती, फिर अपने ससुराल वापस दोबारा चली जाया करती थी। लेकिन उसका जो अपना भाई होता है इधर भोलानाथ, पास जौनपुर में एक जाकर प्राइवेट कंपनी होता है उसे में नौकरी करता है। लेकिन सुषमा जो होती है, सुषमा जब अपने पिता की मजबूरी को देखती है कि आखिर इनका पालन पोषण करने वाला जो होता है इस घर में कोई है नहीं, अकेले कहाँ जाएंगे, क्योंकि माँ भी इस दुनिया में नहीं रही। पड़ोसियों का क्या भरोसा, कौन कितने देर खाना दे सके। और सुषमा यही सब सोच कर तो परेशान हो जाती है। तभी वो अपने एक पड़ोसी होते हैं उन्हीं के पास जाती है, और जब उन्हीं के पास जाती है यही बात रखती है कि अगर कोई भी तुम्हारे नज़र में काम वाली है तो एक बार हमारे घर से संपर्क ज़रूर करवा देना। यह बात जब वह पड़ोसी सुनती है सुषमा को कहने लग जाती है कि ठीक है, हमारी नज़र में जैसे ही कोई मेड मिलेगी तुरंत आपको सूचना दे देंगे। लेकिन जैसे 2 दिन का वक्त बीतता है तो उसी वक्त सुषमा तो अपने घर में होती है, लेकिन उसका जो कुंडी होता है कोई खटखटाने लगता है, और सुषमा उठती है, दरवाजे के पास जाती, खोलती है, देखती है एक युवती है जिसकी उम्र लगभग 14 साल के आसपास होता है। वह युवती से सुषमा पूछने लग जाती क्या बात है। युवती जो होती है अपना नाम लेते हुए कहने लग जाती है कि हमारा नाम मेधा है, हमें आपके ही पड़ोस के द्वारा जानकारी मिली है कि आपके घर एक मेड की आवश्यकता है, और इसीलिए हम आपके घर काम करने के लिए आए हुए हैं। सुषमा कह देती है क्या तुम हमारे घर की काम कर पाओगी या पहले कहीं की हो। यह बात जैसे मेधा सुनती कहने लग जाती है कि बहन इसके बारे में हमें काफ़ी सारी एक्सपीरियंस है, हमें हर किस्म के खाने बनाने भी आते हैं, तौर तरीके से बनाने आते हैं। यह बात जब सुषमा सुनती है, सुनने के बाद उसी वक्त मेधा को ले जाती है, अपने घर के हर कोने को दिखा देती है। मेधा जब देखती है, देखने के बाद जो होती है समझ जाती है इस घर का काम करने के लिए हमारी जिम्मेदारियों से भरपूर है। और मेधा जो होती है सुषमा से बात करती है, इधर सैलरी की भी बात कर लेती है। मेधा को बड़ा अच्छा लग जाता है। अब मेधा जो होती है उसी दिन वादा करके तो अपने घर चली आती है, लेकिन इसकी जानकारी अब अपनी माँ, जिसका नाम राधिका होता है, जिसकी उम्र लगभग अब 32 साल के आसपास ही होता है। और जैसे ही मेधा अपनी माँ के सामने कहती है कि माँ हमारा काम जो होता है
केदारनाथ सेठ के यहाँ लग गया। उसकी जो माँ होती है जब सुनती है बड़ी खुश हो जाती है, ऐसी खुश होती है कि वह ना सोच पाती है ना कुछ समझ पाती है। एक बार उसके चेहरे पर मुस्कान आ पड़ती है, क्योंकि इधर मेधा जो होती है राधिका की एक इकलौती बेटी होती है। लेकिन ठीक राधिका की ज़िंदगी में कुछ साल पहले एक ऐसी मोड़ आ जाती है जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए तबाही के कगार पर पहुंच पड़ती है, क्योंकि मेधा जो होती है इधर राधिका की ही एक नाजायज़ संतान होती है। जो कुछ साल पहले राधिका के अपने माता पिता तो होते हैं, लेकिन पिता जो होते हैं एक बीमारी के चलते इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, जिसकी वजह से इधर राधिका के माँ के ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ जाती है और राधिका भी परेशान हो जाती है कि आखिर अपनी माँ की जिम्मेदारी को हम कैसे उनके साथ निर्वाह करें। लेकिन राधिका जो होती है जब अपनी माँ की परेशानी को देखती है तो उस समय फ़ैसला लेती है। फ़ैसला लेने के बाद काफ़ी जगह काम की तलाशी करती है, लेकिन राधिका देखने में इतनी खूबसूरत होती, इतनी चंचल होती है कि बात करने में किसी से हिचकिचाती नहीं थी। जहाँ भी जाती बात करने में कोई कमी नहीं रखती थी और काम करने में भी कोई कमी ना, उसमें कोई रंजिश निकालने के लिए कोई सोचने की साजिश करती थी। राधिका काफ़ी जगह जब काम करती थी वहाँ लोगों के निगाहों को भांप भी लिया करती थी कि आखिर उनके चाल चलन कैसे हैं, और राधिका वहाँ से काम छोड़ देती है। तभी राधिका की माँ जो होती एक यहाँ काम बता देती है। सेठ होते हैं, जमींदार होते हैं, उन्हें यहाँ काम करने के लिए राधिका अब पहुँच जाती है। लेकिन जब पहुँचती है वहाँ के जो सेठ होते हैं राधिका के खूबसूरती को देखते हैं तो दीवाना हो जाते हैं और राधिका को एक कमरे में ले जाते हैं सेठ और उसके साथ वहीं दुष्कर्म जैसा कारनामा कर देते हैं। लेकिन राधिका जो होती है अपने आप को मजबूरियों से सामना तो करवाती है, लेकिन वह करवा नहीं पाती है। अपने घर आती है, लेकिन जैसे कुछ महीने बीतते हैं तो राधिका का जो पेट होता है बाहर आना शुरू हो जाता है। लेकिन राधिका की जो अपनी माँ होती है घर में अकेली होने के नाते अपनी बेटी के पास जाती, कहने लग जाती है बेटी आखिर तुम्हारा पेट बाहर क्यों निकल रहा है। लेकिन एक माँ होने के नाते राधिका की माँ समझ जाती है कि आखिर पेट में क्या हो सकता है। तुरंत वह बात पूछताछ करने के लिए शुरू कर देते हैं, लेकिन इधर राधिका जो होती है अपनी बात पे अड़ जाती, अपनी जुबान नहीं खोलती है। लेकिन उसकी जो माँ होती है बार बार जिद करने लगती है, यहाँ तक कि राधिका की पिटाई कर देती है कि आखिर बताओ यहाँ है क्या। उसके माँ को पूरा यकीन होता है कि जो है एक औरत के साथ ही होता है, लेकिन राधिका जो होती है अपनी जुबान कतई नहीं खोलती। लेकिन राधिका की माँ जो होती है काफ़ी दिन जो होती है इधर पूछताछ करती है, लेकिन जब महीने के वक्त गुजरने के हो जाते हैं तो राधिका की माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। समझ में आ जाता है कि आखिर राधिका के पेट में कोई वारिस पल रहा है, आखिर यह वारिस किसका है। बार बार कोशिश करती राधिका की माँ, लेकिन राधिका अपने जुबान पे अड़ी रहती है। लेकिन जब राधिका की माँ जो होती है राधिका को काफ़ी तरह से फोकस मारती करने लग जाती है कि चलो इस गर्भ को डॉक्टर के द्वारा गिरा दिया जाए, तभी राधिका जो होती है उसके मुंह जुबान उसी समय फैल से जाते हैं, कहने लग जाती है कि एक सेठ थे उन्हीं का यह बच्चा है। लेकिन उसी समय राधिका की माँ काफ़ी तरह के हथकंडे अपनाती कि राधिका चले बच्चा गिरा दे। लेकिन राधिका कह देती है कि माँ जी अब हम दोबारा वह गलती नहीं करेंगे जो पहली बार कर चुके हैं। हमने बहुत कोशिश की उस सेठ से अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन मजबूरियों में होने की वजह से वहाँ जकड़ गए, लेकिन वह गलती नहीं करेंगे। और राधिका उसी वक्त ठान लेती है और अपने माँ से काफ़ी दिन तक झगड़े तकरार करती है। लेकिन जब राधिका समझ जाती कि हमारी माँ हमारे पीछा नहीं छोड़ने वाली है तो उसी वक्त राधिका अपने ननिहाल चली जाती है और वहाँ एक बेटी को जन्म ले देती है, जिसका नाम मेधा रखवा देती है। लेकिन कुछ महीने बाद जब राधिका को लगने लगता है कि हमारी बेटी अब जो होती है दलित पर पहुंच चुकी है, तो राधिका अपनी बच्ची को लेती है, फिर अपने माँ के पास आ जाती है। अब वहाँ रहना शुरू कर देती है। लेकिन जितने भी इलाके के रहने वाले औरतें लगभग सम होते हैं, सभी लोग तरह तरह की बातें करते हैं, जानना चाहते हैं कि राधिका का पति कौन है, लेकिन राधिका जवाब नहीं दे पाती। राधिका भी अपनी ज़िंदगी की काफ़ी असहाय महसूस करती है। लेकिन राधिका की जो माँ होती है तौर तरीके से अपनी बच्ची का परवरिश करने के लिए राधिका के ऊपर जो होता है काफ़ी तरह के सताना दिलाना शुरू कर देती है। लेकिन कुछ ही साल जब बीतते हैं तो राधिका की जो माँ होती है या इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। अब राधिका भी परेशान हो जाती है, आखिर करे तो करे क्या।
लेकिन राधिका की जो बच्ची होती है वह बच्ची मेधा जैसे ही अपने उस दहलीज पहुँचती है जिस दहलीज पर पढ़ाई का क्लास देखना चाहिए, तो पढ़ाई के लिए स्कूल तो जाती है, लेकिन कुछ दिन जाती है लेकिन मन नहीं लगता है। लेकिन मेधा को भी लगने लगता है कि अब हमारी माँ की मजबूरी हो गई है काम करने के लिए, तो मेघा भी अब काम की तलाशी में लग जाती है। तभी मेघा के द्वारा पता चलता राधिका को कि ठीक है केदारनाथ के यहाँ अब मेधा का काम लग चुका है। खुश हो जाती है। अब दूसरे दिन का जब वक्त होता है तो मेधा तुरंत केदारनाथ के यहाँ जब पहुँचती है तो सुषमा होती है। सुषमा उसी वक्त अपने पिता केदारनाथ को आवाज़ लगा देती है। आवाज़ लगाते केदारनाथ जैसे बाहर निकलते हैं तो मेधा के चेहरे को देखते, खूबसूरती देखकर वहीं मोहित सा हो जाते, दीवाना सा हो जाते हैं। लेकिन वहीं मेधा के पास जाते हैं केदारनाथ करीब एकदम होकर पूछताछ शुरू कर देते हैं, क्या हमारे घर के काम को तुम कर पाओगी? अगर कोई कमी निकला समझ लो तुम्हारी नौकरी इस समय ख़त्म है। मेधा कह देती, सेठ जी हमें पहले एक्सपीरियंस है, आप इसके बारे में चिंता ना करें। लेकिन केदारनाथ की जो निगाह होती है मेधा के चारों तरफ मंडरा रहे होते हैं। उस दिन तो काम करती है मेधा, तौ तरीके से काम करके चली जाती है। लेकिन जब काम करते करते 10 दिन का वक्त बीत जाता है, सुबह आती और शाम को अपने घर चली जाती, तो सुषमा भी खुश हो जाती है और साथ में जो पड़ोसी होते हैं वह भी मेघा के काम को देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसकी जो लगन होती है उसकी लगन लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला देती है। सुषमा को पूरा भरोसा हो जाता है कि अब हमारे घर की जिम्मेदारी मेधा उठा सकती है। अपने पिता को छोड़ती है और छोड़कर मालीपुर के करीब अपने ही ससुराल सुषमा चली जाती है। अब सुबह के टाइम इधर मेधा आती, पूरे घर की साफ सफाई खाना पाना पकाकर शाम को 5 बजे अपने घर चली जाती है। लगभग जैसे ही 1 हफ्ते का वक्त बीतता है तो केदारनाथ को भी लगने लग जाता है कि अब हम मौक़ों को नहीं छोड़ना चाहिए। तो एक दिन केदारनाथ अपने ही कमरे में होते हैं, उसी समय ज़ोर ज़ोर से कराह रहे होते हैं। तभी मेधा को कहते हैं हमारे कमरे में आ जाओ, हमारा एक बार सर मालिश कर दो। मेधा जो होती है उसी समय जाती है और कमरे में पहुंचती है। केदारनाथ की जो उम्र होती है 55 होती है, मेधा की जो उम्र होती है लगभग 14 से 15 के बीच होता है। केदारनाथ बहाना मारकर उसी वक्त मेधा से अपने ही शरीर का मालिश करवाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसी अवस्था को देखते हैं केदारनाथ मेधा के ऊपर उसी समय टूट पड़ते हैं और दुष्कर्म करने की भरपूर कोशिश करते हैं। काफ़ी बार वहीं मेधा चिल्लाती है, तरह तरह की धमकियाँ देती है, लेकिन एक बात भी केदारनाथ नहीं सुनते। लेकिन जब जानती है मेघा बुरी तरह से हम फंस गए तो उसी वक्त कैसे ना तैसे कर अपने आप के बीच बचाव कर वहाँ से तुरंत ही घर पहुँच जाती है और अपनी माँ को राधिका को एक एक बात की जानकारी दे देती है। लेकिन जब राधिका इधर खबर पाती है, पाने के बाद सनस रह जाती है, कहने लग जाती है कि बेटी तुम्हारे साथ जिसने भी यह कर्म किया है उसको तो हम कतई छोड़ेंगे नहीं। यह बात जब सुनती है तब मेधा को भरोसा हो जाता है, लेकिन मेधा कह देती है कि माँ उस घर काम करने के लिए हम जाएंगे नहीं। लेकिन मेघा की जो माँ होती है राधिका कह देती है कि बेटी तुम्हें तो उस घर ही काम करने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कहीं काम नहीं है। हम चलकर तुम्हारे शरीर को तौर तरीके से समझा देंगे, हम उन्हें भरोसा दिला देंगे। यह बात मेधा सुनती है, लेकिन जैसे 3 दिन का वक्त बीत जाता है, बीतने के बाद राधिका को लगने लग जाता कि मेधा को ले जाना चाहिए। तो मेधा से कह देती राधिका तुम चलो, हम कुछ देर बाद तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। और मेधा अपनी बाकी बात मान लेती है और इधर केदारनाथ सेठ के यहाँ घर पहुँच जाती है, सफाई करती है। लेकिन केदारनाथ जब मौका देखते हैं, मौका देखने नीयत को तुरंत फिरा लेते हैं। और केदारनाथ इधर जैसे ही मेधा के करीब जाते हैं उसी वक्त दरवाज़ा खुलता है, घर के अंदर दाखिल होती है वह राधिका होती है। और जब दाखिल होती है तो उसके चेहरे पर घूंघट होता है। वहीं कहने लग जाती कि सेठ जी आपने हमारी बेटी के साथ गलत करने की कोशिश हिम्मत कैसे की। यह बात जब केदारनाथ सुनते उसी समय खुद राधिका पर भड़क जाते, कहने लग जाते हैं आखिर तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई कि हमारे ऊपर इस तरह की इल्ज़ाम लगाने की। हमारे इस इलाके में हमारा काफ़ी मान सम्मान इज्जत भी, आखिर अपनी इज्जत को हम क्यों उछालेंगे। इस तरह की डांट डपाट जब सुनती है राधिका को यकीन हो जाता है कि हमारी बेटी में ज़रूर कुछ ना कुछ खोट छुपा हुआ है। और वहाँ से राधिका अपने घर चली जाती है। लेकिन 2-3 दिन मामला शांत रहता है। जब राधिका की जो बेटी होती है मेधा सेठ के यहाँ काम करने लग जाती है, दोबारा वही कोशिश करते हैं, अपने ही कमरे में मालिश कराने के लिए बुलाते हैं, फिर वही दुष्कर्म का प्रयास करते हैं। तुरंत ही वह जो होती है उसी समय भाग के अपनी माँ के पास पहुँचती है और रोने बिलखने लग जाती है। लेकिन जब जुबान बंद होती है तो राधिका को एक बात बता देती, राधिका को यकीन हो जाता है और राधिका कहने लग जाती है कि बेटी
चलो हम तुम्हें कल खुद ले चलेंगे और साथ में अपनी आंखों के सामने पूरी एक एक नज़ारा देखेंगे, तब उनकी हम हैसियत के हिसाब से उनकी जानकारी उन्हें दे देंगे। यह बात जब मेधा सुनती है तो बार बार मना करती है कि माँ जी हम नहीं जाएंगे, लेकिन राधिका जो होती बार बार इधर हर बार अपनी ही बेटी के ऊपर दबाव मारती है, जिसकी वजह से मेधा जो होती है समझ जाती कि माँ हमें छोड़ने वाली नहीं है। इधर फिर जो होता है 4 दिन जब बीत जाता है तो बार बार सूचना मिलता है कि इधर केदारनाथ जो होते हैं मेधा को काम करने के लिए बार बार बुला रहे हैं, तो समझ जाती है कि अब छुटकारा मिलने वाला नहीं। तो मेधा जो होती है अपनी माँ से बोल कर यही बात निकल जाती है कि माँ जी केदारनाथ के घर हम जा रहे हैं। लेकिन जैसे निकलती है तो पीछे पीछे उसकी जो अपनी माँ होती है उसी वक्त राधिका भी लग जाती है, लेकिन पहुँचती है घर के अंदर तो केदारनाथ मौका देखता फिर दोबारा दुष्कर्म करने का प्रयास ही कर ही रहा होता है। तभी दरवाज़ा खुल जाता है, राधिका अंदर जाती है, कहने लग जाती है कि आखिर आपकी हिम्मत कैसे हो गई। और राधिका जैसी अपनी चेहरा ऊपर घुमाती है कि इधर केदारनाथ का जो शक्ल होता है एकदम भीगी बिल्ली की तरह बन जाता है। कहने लग जाती है कि आखिर तुम जिसके साथ यह कर्म करने की कोशिश कर रहे हो वह खुद तुम्हारी अपनी बेटी है। याद है सेठ, हम आपके ही घर काम कर रहे होते तभी आपने हमारे साथ जोर जबरदस्ती कर कर यही सब काम किया था, जिसकी वजह से आपका जो वंश है वह हमारे पेट में था और यही बच्ची था। लेकिन हमने बहुत तरह की कोशिश की आपको बदनाम करने की, लेकिन आपकी जो पत्नी है जब इस चीज़ की जानकारी पाती है तो यहाँ तक कि हमारे पैरों पर गिर पड़ती है। मजबूरी को समझते हैं, लेकिन समझने के बाद हमारी जो होती माँ हमें काफ़ी तौर तरीके से समझाती है, जिसकी वजह से हम उसी समय ठान लेते हैं कि समय आने के वक्त जो होता है आपको तौर तरीके से इस चीज़ का एक बार धक्का ज़रूर लगवाएंगे। यह बात जब सुनते केदारनाथ सन्न सा रह जाते, कहने लग जाते हैं कि आखिर हमने अपनी बेटी के साथ कैसा दुष्कर्म करने का कोशिश किया। राधिका कह देती है कोशिश नहीं किया, बल्कि आज हमें अपनी बेटी पिता होने का दर्जा आपसे चाहिए। यह बात जब सुनते हैं तो केदारनाथ सन्न सा रह जाते, ना कुछ सोच पाते हैं, यहाँ तक कि उनके सोचने की जो क्षमता होती है उसी वक्त बंद सा हो जाता है। अपने पैर को पीछे घुमाते हैं, तुरंत जीने के साथ छत पे जाते हैं और जाते ही वहीं से छलांग लगा लेते हैं और वहीं उनकी नीचे आकर मौत हो जाती है। लेकिन इसकी खबर जैसे ही इधर जाकर केदारनाथ की जो बेटी होती है सुषमा को लगता है, उसी वक्त थाने पहुंचती है और चिल्ला चिल्ला कर कहने लग जाती है कि साहब हमारे पिता की हत्या करने में जो हाथ है वह सीधा का सीधा राधिका का है, क्योंकि हमारे पिता आत्महत्या नहीं कर सकते। पुलिस के जो टीम होते हैं उसी वक्त सुषमा की तहरीर पर शक के बिना पर राधिका के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लेती है और इधर राधिका को अपने कस्टडी में ताने आती है। लेकिन जब पूछताछ करती है तो राधिका जो होती है अपनी बेटी और साथ में अपने ऊपर हुए दुष्कर्म के बारे में पुलिस के सामने एक एक बात रख देती है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त एक्शन में आ जाती है। एक्शन में आने के बाद जो होता है इधर केदारनाथ के बेटी का जो दर्जा होता है इधर जाकर अब मेधा को दिलवा देती है, वारिस भी बना देती है और सुषमा को भी कुछ यकीन हो जाता है कि हमारे पिता ने बहुत ही गलत काम किया। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है जब इस केस को सुलझाती है, सुलझाने के बाद लोग को अपने कानों पर यकीन नहीं हो पाता है कि आखिर इस तरह के सेट हो सकते हैं क्या। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।